एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज की क्लास में। आज हम लोग क्या न्यू करने वाले हैं। मैंने जो आपको लास्ट टाइम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स कराए थे ना, उन्हीं न्यूमेरिकल्स की नेक्स्ट सीरीज हम लोग आज कंप्लीट करने वाले हैं। मैं कोशिश करूंगी कि आज ही मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे बच गए हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, वो कंप्लीट करा दूं। इनमें से कुछ न्यूमेरिकल्स वो हैं जो बच्चों ने हमें बताए हैं, यानी कि हमें कमेंट में ये बोला गया था, मैम ये वाला कुछ क्वेश्चंस है जो हमें कंप्लीट करने हैं, प्लीज ये कंप्लीट करा दीजिए। वो नंबर मैंने कुछ यहाँ पे लिए हैं। दोनों चीजें हम यहाँ पे करने वाले हैं। अब बात करें यहाँ ये कि जो आज मैं आपको कराने वाली हूँ, क्या ये इजी है या थोड़ा सा टफ है, किस टाइप का हमारा ये क्वेश्चन होने वाला है। अगर यही बात है तो बहुत इजी है, घबराने वाली बिल्कुल भी बात नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन होने वाला है। लेकिन इस क्वेश्चन की अगर मैं थोड़ी सी तारीफ करूं, क्योंकि ये क्वेश्चन रियल में तारीफ के लायक है। ये जो क्वेश्चन है ना, ये अब तक का सबसे अनोखा कंसेप्चुअल क्वेश्चन होने वाला है। क्योंकि वैसे तो ये न्यूमेरिकल है, लेकिन जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसमें बहुत सारी टर्म्स ऐसी निकल कर आती हैं जो बिल्कुल अलग है, बाकी क्वेश्चन से अलग है। क्योंकि अगर आप एक बार इस क्वेश्चन को देखोगे ना, इसमें कहीं पर भी आपको कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। ना तो यहाँ कोई एरिया गिवन है, ना यहाँ कोई डायमीटर की बात की गई है, ना यहाँ कोई सर्कल की बात की गई है, ना ही यहाँ पर कोई प्लेट की बात की गई है। मतलब स्पेसिफिक आपको कुछ बताया ही नहीं है कि इस क्वेश्चन में क्या है। लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, मैं इस क्वेश्चन को इसलिए थोड़ा सा आपको सीरियसली बोल रही हूँ कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन ना एग्जाम में एग्जामिनर जरूर डालता है। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में आपको ये चीज पता लग जाती है, अच्छा हमारा जो क्वेश्चन है वो इस टाइप से आ सकता है। ये क्वेश्चन आप थोड़ा सा सीरियस होके थोड़ा सा मन से करने की कोशिश करेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। और सीरियसली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना कंसेप्ट चलेगा पूरा का पूरा। और सबसे अच्छी बात, इस क्वेश्चन को ना कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर थोड़ा सा टफ करके बनाकर आपको दे दे कि चलो अब करके दिखाओ, ऐसा नहीं है। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत मजा आने वाला है करने में। आप थोड़ा सा इस चीज को अगर समझने की कोशिश करोगे ना, तो आपको मजा आएगा करने में। तो थोड़ा सा आप एक बार इसको देख लीजिए, क्वेश्चन को एक बार आप रीड आउट कर देख लीजिए कि आपको क्वेश्चन में कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ठीक है, देन उसके बाद हम लोग शुरू करेंगे। क्वेश्चन बड़ा इजी है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पर्सनली जब मैंने इस क्वेश्चन को देखा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि जब कोई इस क्वेश्चन को जैसे कि मैं अब आपको इस क्वेश्चन को करा दूं तो आपको तो आ जाएगा, लेकिन जिन बच्चों ने नहीं देखा होगा कभी, वो तो ये सोचेगा इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है, इसमें करना क्या है, बड़े कंफ्यूजन वाली चीज है ना। करें फिर शुरू, चलिए शुरू करते हैं। बड़ा मजा आएगा क्वेश्चन करने में, इस बात की गारंटी मेरी है। क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है प्रूव दैट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब ये बात तो हमें पता लग गई है कि हमारे पास हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या है क्वेश्चन में। सबसे पहले तो हमें यही लिखना है कि हमें प्रूव क्या करना है, क्योंकि ये एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, यानी कि कॉन्सेप्ट थ्योरम टाइप क्वेश्चन है, तो आपको इसमें सभी चीजें लिखनी है। हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूव हमें करना है यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो किसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ऑफ टू पार्टिकल्स, यानी कि हमें दो पार्टिकल्स का क्या फाइंड आउट करना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मान लीजिए कि आपके पास दो पार्टिकल है, ठीक है, उन दोनों पार्टिकल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, बट two particles dividing the line joining the particles in the inverse ratio of their masses। अब आधे बच्चों को कुछ भी समझ में नहीं आया कि मैंने क्या बोला, क्वेश्चन में क्या है। अब लाइन ज्वाइनिंग को डिवाइड करता हूँ दो पार्टिकल्स, देन उसके बाद मासेस के इनवर्स भी हूँ। अब ये तो बड़ा ही अटपटा क्वेश्चन हो गया, अब इसको करे तो करे कैसे। बहुत इजी है, मजा आएगा करने में, इस बात की गारंटी मेरी। तो जैसा मैं आपको साथ साथ बताती जा रही हूँ ना, जस्ट वैसा ही हम लोग करते जाएंगे, ठीक है। चलो फाइंड आउट करते हैं। लेट अस consider two particles of masses m1 and m2। मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर किया है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास टू पार्टिकल्स हैं,
सो आपको उन दोनों पार्टिकल्स को यहाँ पर डिफाइन करना है। सो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास दो पार्टिकल्स हैं। फर्स्ट पार्टिकल है हमारे पास ये, जिसकी जो मास है वो हमारा होगा m1। सेकंड जो हमारे पास पार्टिकल है वो हमें लेना है यहाँ पे सेंटर पे, जिसका मास हमारा होगा यहाँ पर m2, यानी कि मास हमारा m1 और एक का मास हो गया हमारे पास m2, यानी कि ये मेरा पार्टिकल होगा 1 और ये मेरा पार्टिकल होगा m2। ये चीज आपको समझ में आई। देन उसके बाद हमें क्वेश्चन में बोला है डिवाइडिंग द लाइन ज्वाइनिंग द पार्टिकल इन द इनवर्स रेशियो, यानी कि कुछ ना कुछ इसका क्या होगा, सेंटर होगा। सो इन दोनों पार्टिकल्स को एक लाइन क्या कर रही है, इस तरह से ज्वाइन कर रही है और उसका कोई ना कोई सेंटर होगा यहाँ पर O। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सपोज O be the center of two particle divide line joining। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो O है वो सेंटर है इन दोनों पार्टिकल्स का, जो इन दोनों को बीच में क्या कर रहा है, डिवाइड। भाई यही तो डिवाइड करेगा। अब भाई एक बात बताइए, फॉर एग्जाम्पल कि मम्मा आपके लिए कुछ लेकर आई हैं, फॉर एग्जाम्पल मम्मा आपके लिए लेकर आई हैं चॉकलेट लेकर आई हैं, और आप घर पर दो भाई बहन हो। सो जब भी मम्मा आपका दोनों का डिवाइड करेगी तो मान लो ये हमारी चॉकलेट है, तो अगर मम्मा इस पार्टीशन में डिवाइड करे ये छोटा सा और ये ज्यादा पार्ट, तो क्या आप ये वाला पार्ट ले लोगे? नेवर, कभी भी नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा देखते हैं कि मम्मा ने बराबर हिस्सा किया है कि नहीं, इक्वल किया है कि नहीं। तो सेम ऐसा ही इनका है, ऐसा तो है नहीं कि जो सेंटर है वो इधर का कम होगा इधर का ज्यादा, नहीं। सेंटर जो होता है इन दोनों मासेस के पार्टिकल को क्या कर देता है, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये चीज आपको यहाँ पे समझ में आई। यहाँ पे मैंने ओ सेंटर क्यों रखा है। देन उसके बाद हमें बोला है कि जो पार्टिकल की डिस्टेंस है ना वो इनवर्स होनी चाहिए हमारे मासेस के। अब ये क्या चीज है, तो यहाँ पे आपको करना है R1 एंड R2 be the distance of particles, यानी कि ये दोनों क्या है, डिस्टेंस है पार्टिकल की। कैसे, मैं बताती हूँ। यहां से यहां तक की जो होगी वो हमारी R1, और क्योंकि ये डायरेक्शन को भी शो कर रही है कि इन दोनों के बीच की है तो इसको R1 वेक्टर बोलेंगे। देन उसके बाद यहां से और यहां तक की जो हमारी डिस्टेंस होगी वो होगी हमारी R2, क्योंकि ये M2 और O के बीच का है। तो आपको अगर डायग्राम समझ में आ गया तो फिर आप इजीली सारी चीजों को कर पाएंगे, फिर आप इजीली समझ जाएंगे कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व आउट करना है। ये चीज समझ में आई कि इसको कैसे करना है। सिर्फ मैंने कुछ भी नहीं किया है, जो जो भी चीजें मेरे को चाहिए थी ना, जो भी क्वेश्चन में हमें रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी चीजें मैंने यहाँ डायग्राम में भी बना ली है। देन उसके बाद मैंने यहाँ पे थ्योरेटिकल भी लिख दिया है। अब आते हैं हमारे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर। सो ये बात तो आप सबको पता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों के पास एक एक्सिस होना चाहिए, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होती है हमारी 3 एक्सिस पे काम करती है। y हमारा x और हमारा z। और आप लोगों को पता है कि जो हमारी कोऑर्डिनेट होते हैं सिर्फ 2 ही होते हैं, यानी कि हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी में सिर्फ 2 कोऑर्डिनेट्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है, जिनकी वैल्यू निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं x इज इक्वल टू m1x1 प्लस m2x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। लेकिन ऐसे ही हम लोग y की भी निकालते हैं, लेकिन जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि यहाँ पर y एक्सिस का कोई भी रोल है ही नहीं, है ना। और अगर यहाँ पर कोई भी है ही नहीं रोल तो हम y एक्सिस तो लेंगे ही नहीं। तो हम लोग जो यहाँ पे कंसीडर करते हुए चलेंगे वो हम कंसीडर करेंगे हमारा x एक्सिस। इसलिए हम जो फॉर्मूला लेंगे यहाँ पे वो भी हम किसका यूज करेंगे, हमारे x एक्सिस का। क्लियर है ये चीज, पक्का। तो हमें ये चीज तो पता लग गई कि हम लोगों को फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ फाइंड आउट the center
सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एक्स इज एक्स। हम सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे। सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स के लिए निकालोगे तो क्या हो जाएगा, m1 x1 m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब m1 और m2 तो हमें यहाँ पे पता लग गया कि m1 और m2 हमें मास रखना है, लेकिन x की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है। हमें पता है x की वैल्यू कैसे, ये जो डिस्टेंस है ये हमारे x1 की वैल्यू है और ये वाली हमारी क्या है, x2 की। तो x1 हमारा क्या हो गया, r1 वेक्टर और x2 हमारा क्या हो गया, r2 वेक्टर। सिंपल। दूसरी बात, यहाँ पे बोला गया है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टू पार्टिकल्स का डिवाइडिंग लाइन का, जो डिवाइडिंग लाइन है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो। तो सिंपल सी बात है कि अगर ये ओरिजिन है तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो तो 0 हो गया, क्योंकि ये सेंटर से चलेगा। और हमें यही बोला गया है कि आपका जो डिवाइड करता है लाइन को, उसी का ही आपको क्या निकालना है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसका मतलब कि यहाँ पर आपके x की वैल्यू 0, आपके x1 की वैल्यू r1 और आपके x2 की वैल्यू r2 होगी। अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो फिर आप कोई भी चीज को इजीली समझ पाएंगे। और अगर आपको यही चीजें नहीं समझ में आई हैं तो बाकी की चीजों को समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। सो जरा पुट कीजिए सारी चीजों को। तो ये हो जाएगा हमारा 0 इज इक्वल टू m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। अब सिंपल सी बात है, मैथमेटिक्स लगाना है, ये वैल्यू यहाँ मल्टीप्लाई करो। तो जब आप इस वैल्यू को मल्टीप्लाई करोगे तो m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई बाय 0, ये हो जाएगा आपका m1 r1 प्लस m2 r2। भाई 0 के साथ आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो 0 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका m1 r1 प्लस m2 r2। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन। बस आपको ये इक्वेशन यहाँ पर सॉल्व करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। देखो इसको थोड़ा सा सावधानी से करो। मान लो मैं इसको इधर लिख रही हूँ, ठीक है, m1 r1 प्लस m2 r2 इज इक्वल टू 0। तो मेरे को ये यहीं चाहिए, ये जो r1 है ना ये मुझे यहीं चाहिए, तो ये वाली वैल्यू उधर चली जाएगी। सो m1 r1 इज इक्वल टू माइनस m2 r2, ठीक है। तो अब m1 को उधर ले जाओ तो r1 इज इक्वल टू माइनस m2 बाय m1 मल्टीप्लाई बाय r2। अब r2 को ले आओ नीचे, ये हो जाएगा आपका r1 डिवाइडेड बाय r2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m2 डिवाइडेड बाय m1। देखो एक बार मैंने किया क्या, फोकस करो इस चीज को कि मैंने लास्ट में क्या कर दिया। उफ, ये क्या कर दिया मैंने, है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा यहाँ पर फोकस करके देखिए कि मैंने लास्ट में जो ये वैल्यू, तो ये चीज है ना, यही चीज तो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके दिखानी थी। इस चीज को जरा आप लोग एक बार देखो। हमें यहाँ बोला गया था कि जो पार्टिकल है ना उसका मास, उसका जो मास है उसके डिस्टेंस से क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इनवर्स रेशो का मतलब होता है उल्टा है। अगर ये चीज ऐसे लिखी होती ना r1 बाय r2 इज इक्वल टू m1 बाय m2, तो देखो ये तो सामने बिल्कुल सही है, r1 m1 के इक्वल है, r2 m2 के इक्वल है। लेकिन जो हमारा आंसर आया वो तो ऐसा है ही नहीं। उसमें तो हमने r1 बाय r2 और दूसरे साइड m2 ऊपर है, m1 नीचे है, यानी कि इनवर्स हो गया। यही तो हमें बोला था कि इनवर्स रेशो में होना चाहिए। तो ये हमें फाइंड आउट करके दिखाना था, इसलिए मैंने कहा था ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका एग्जाम में आने लायक है। और सबसे अच्छी बात ये है कोई भी टीचर इसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ऐसा नहीं है कोई अपनी मर्जी से इसको चेंज कर देगा या अपनी मर्जी से ही आपको बोल देगा कि ये ऐसे नहीं ऐसे करके दिखाओ, ऐसे नहीं ऐसे करके दिखाओ। नहीं, ये क्वेश्चन अपने आप में एक यूनिक क्वेश्चन है। इसकी जो लैंग्वेज है ना, इसका जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। तो ये क्वेश्चन आपको दोबारा ऐसा, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको एक्सचेंज करके बोल देंगे कि इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखाओ, ऐसे करके दिखाओ। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको आप खुद से करके देखिए रफ नोटबुक में। मैं एक बार दोबारा से रिवाइज करा देती हूँ कि मैंने आखिर में कराया क्या है। क्वेश्चन में लिखा है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालो, लेकिन वो जो लाइन है ना उसका ज्वाइनिंग डिवाइड में होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने दो मास ले लिया, दो पार्टिकल ले लिया जिसका मास m1 है m2 है। दोनों के हमने यहाँ पर डिस्टेंस ले ली।
डिस्टेंस जो हमने यहाँ पे लिया है ना, दोनों का डिस्टेंस हमने क्या कर दिया है, हाफ हाफ ले लिया है, यानी कि R1 R2 डिस्टेंस ले लिया है। x 0 क्यों लिया, क्योंकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिल्कुल ओरिजिन पर 0 होता है। तो हमने क्या किया, हमें पता है हमारा फॉर्मूला होता है x इज इक्वल टू m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारे x की 0 थी, तो मैंने यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी 0 कर दी। जैसे ही मैंने यहाँ पे इनवर्स किया, मतलब इसको मल्टीप्लाई किया, ये 0 हो गया। 0 करने के बाद सिर्फ मैंने एक वैल्यू उधर कर दी, और हमारा जो R1 और R और मास में जो हमारा रिलेशन है वो कैसा हो गया, इनवर्स। समझ में आई चीजें, नहीं आई, आ गई होंगी, इतना मुश्किल नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस चीज को थोड़ा सा फोकस करके देखने की कोशिश करो, आ जाएगा समझ में, मुश्किल नहीं है इतना। ठीक है, तो अपनी रफ नोटबुक निकालो, इसको एक बार करके देखो, फिर उसके बाद फेयर नोटबुक में करना। ये चैप्टर यहाँ पर आज फिनिश हो जाता है। अगर आपको कहीं पर भी ऐसा लग रहा है कि कोई क्वेश्चन हमारा अभी भी कहीं पर छूट गया है, तो आप लोग मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, तो जरा इसको ध्यान से एक बार कर देख लीजिएगा। अपनी फेयर नोटबुक बना लीजिएगा, क्योंकि आगे आगे मैं आपको बहुत कुछ कराने वाली हूँ। सो अपनी फेयर नोटबुक में सभी नोट्स बना लीजिएगा। मेरे अगर आपको लगता है कि कहीं पर ऐसा है कि कुछ क्वेश्चन रह गए, तो आप एक बार मुझे बता दीजिए। जैसे किसी बच्चे ने मुझे बताया था ये वाला क्वेश्चन रह गया था, सो मैंने ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट करा दिया है। सो अगर आप लोग भी मुझे बता देंगे, तो मैं आपको भी जो भी आपका डाउट होगा या कहीं पर भी कोई भी डाउट है, आप इस क्वेश्चन का डाउट अभी क्लियर कर लीजिए, ताकि आपको बाद में कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, सो मैं अब आपको आगे देखते हैं क्या करवाना है। तब तक के लिए अपना जो मैं आपको सिलेबस करा चुकी हूँ, सिलेबस को अपना कंप्लीट कर लीजिए। और अगर कहीं पर कोई डाउट है, तो जो हमारी वीडियो है वो नाम डालकर और क्वेश्चन डालकर मुझे वो सेंड कर दीजिएगा कमेंट में। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू।